हाय एवरीवन। तो बहुत ट्राई सेशन है और ज्योमेट्री के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। ठीक है, अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर फिर भी एक मज़ेदार है थोड़ा सा, है ना। मतलब अगर पहली बार में क्लिक नहीं करता है तो वो उलझती जाता है, वो समझ में नहीं आता कि यार ये कैसे होगा, यार ये कैसे करूँ मैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन को इस तरीके से कि ABC एक ट्राइंगल है ना। जनरल ट्राइंगल, कोई ऐसा स्पेशल नहीं है कि आइसोसेलेस होगा या इक्विलेटरल होगा इस टाइप से, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, एक आपका ट्राइंगल है, डी आपका एक मिड पॉइंट लिया है मैंने, है ना। इस डी पॉइंट से ई और एफ पॉइंट कुछ इस तरीके से हैं। ई पॉइंट मैंने ए बी पे कंसीडर किया, है ना। और जैसे ही मैं ई डी से ज्वाइन करता हूँ तो ई डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा वो मेरे को एफ पॉइंट देगा ए सी पे। तो ये इस तरीके से है कि डी मिड पॉइंट है और ई और एफ पॉइंट इस तरीके से है कि ई डी एफ मेरा क्या बन रहा है 90। हाँ, ये बस एक बेसिक आइडिया है क्वेश्चन का। और इसके बाद मुझे जो प्रूफ करना है वो है बीई प्लस सी एफ, ये ई एफ से बड़ा होगा, ये वाला। अभी अगर आप लोगों को बिल्कुल बेसिक ज्योमेट्री पता है तो आपको पता है ये एक इनइक्वालिटी है और एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। मतलब कि अगर ये तीनों साइड्स मेरी एक ट्रायंगल के पार्ट होते तो मैं बहुत इजीली बोल लेता, लेकिन अभी कहीं दूर दूर तक ट्रायंगल के पार्ट नहीं है, दूर दूर तक ये ट्रायंगल के पार्ट नहीं है। तो अभी ट्रायंगल के पार्ट है नहीं तो क्या करें, तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रायंगल का पार्ट बनाएंगे। हम ट्राई करेंगे कि एक ट्रायंगल का पार्ट बने। ठीक है ना। अब थोड़ा सा सोचते हैं कि जनरली ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व होता है, कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व होता है, रोटेशन इन्वॉल्व होता है और कई चीज़ होती है। रोटेशन के बारे में एक चीज़ बता दूं, रोटेशन का ऐसा कोई खास लेक्चर मैंने नहीं डाला हुआ है ना, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि रोटेशन की ऐसी कोई थ्योरी होती है जो आपको बिल्कुल हेल्प करती है। रोटेशन तो एक ऐसी चीज़ है जो आप अप्लाई करते हो, बहुत सिंपल चीज़ है। आप किसी चीज़ को ऐसा सीधा रखा है, आप उसको घुमा के रख सकते हो, है ना। उसकी बस आप जो है जो सिमेट्री है उसको आप लॉस मत करो, या उसकी जनरलिटी है उसको लॉस मत करो, वैसा का वैसे ही रहने दो, बीच के एंगल्स वैसे ही रहने दो, साइड की लेंथ वैसे ही रहने दो, उसको आप घुमा के कहीं भी रख सकते हो। उसको घुमा के कैसा रखना है ये डिपेंड करता है कि आपका काम क्या है, आप उससे क्या काम लेने वाले हो। ठीक है ना, मैं घुमा के तो कैसा भी रख सकता हूँ, लेकिन आपको कैसे पर्पज से चाहिए वो उतना एंगल मतलब मायने रखता है कि किस एंगल से उसे घुमाना है। ठीक है, वो उसका चैलेंजिंग पार्ट होता है रोटेशन का। ठीक है, इतना भी चैलेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, पर हो जाती चीज़ें, है ना। अभी थोड़ा सा इसको फिगर को ध्यान से देखो तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि अगर मान लीजिए ये मेरा राइट एंगल है, ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं डी एफ लेंथ अगर मैं इतनी आगे और बढ़ा दूं, डी एफ लेंथ इतनी मैं अगर आगे और बढ़ा दूं तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करने पे ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में हुआ क्या, ये जो ई एफ लेंथ है ये मेरी फ्लिप होके यहां पे आ जाएगी, ई एफ डैश। और बीई लेंथ, ये बीई लेंथ, ये ई एफ लेंथ, ये ई एफ लेंथ यहां पे आ गई। मतलब कि ये बीई लेंथ, ये वाली बीई लेंथ, ये ई एफ लेंथ, और अगर ये बी एफ लेंथ हो, ये एक ट्राइंगल का पार्ट, तो मैं बोल सकता हूं कि बीई प्लस बी एफ इज ग्रेटर देन ई एफ डैश। ये एफ डैश मान लो इसको, एफ डैश ऐसा, है ना। इसका मतलब कि जो बी एफ डैश है ना ये सी एफ के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए, सी एफ के। ये बी एफ डैश अगर सी एफ के इक्वल हो गया तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने क्या किया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है। ठीक है, अब बी एफ डैश के बारे में सोचो, बी एफ डैश इससे कैसे इक्वल होगा। सो सिंपल कॉन्ग्रुएंसी है तो, है ना। अब ये मेरा डी पॉइंट था मिड पॉइंट, सो बी डी इक्वल टू डी सी, और डी एफ तो मैंने इसके इक्वल ड्रॉ किया ही हुआ है ना। डी एफ और डी एफ डैश मैंने इक्वल ड्रॉ किए हुए हैं, ये गिवन है, मैंने ड्रॉ किए। ठीक है,
तो ये दोनों इक्वल, ये दोनों लेंथ इक्वल, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरी सी एफ लेंथ है वो क्या है, बी एफ डैश के इक्वल है ना। सी एफ किसके इक्वल है, बी एफ डैश के इक्वल है ना। अब देखो, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने इसको ई एफ डैश को ज्वाइन किया ही हुआ था। अब ये देखो एक ही ट्राइंगल के पार्ट बन गए ना। अब इससे मेरे को समझ में आ गया, ये जो बी ई था, ये बी ई मेरे को बी ई दे रहा है, ये बी ई इसी ट्राइंगल पे है ना। इन ट्राइंगल यहाँ पे लिख लेता हूँ। जो मुझे प्रूफ करना है वो क्या करना है, बी ई प्लस सी एफ ग्रेटर देन ई एफ। और अब मैं जो नया ट्राइंगल मैंने बनाया है वो ट्राइंगल है बी ई एफ डैश, जिसमें बी ई वैसे की वैसी बी ई है। जो सी एफ है, ये सी एफ, ये मेरा बी एफ डैश के इक्वल है। सो ये आ गया है। और ये जो ई एफ है वो ई एफ डैश के इक्वल है। सो इस तरीके से आपने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है कंस्ट्रक्शन क्यों करते हैं भाई, और मेरे को किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। सबसे पहला होता है जब भी एंगल्स से जा रहे हो और एंगल्स में एक ही इक्वेशन रिपीट हो रही हो, हम कोशिश करते हैं कि साइक्लिक क्वालिटर मिल जाए। अगर साइक्लिक क्वालिटर मिल जाए तो एक नया डायमेंशन खुलता है और मैं एक नई इक्वेशन इन्वॉल्व कर सकता हूँ, ताकि मैं प्रोसीड कर सकूँ आगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट होता है मेरा कंस्ट्रक्शन किस बेस पे, आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करने पे। मैं कोशिश करता हूँ आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करूँ, ठीक है। पॉसिबिलिटी तो इक्विलेटरल की रहती है, पर जब ट्राइंगल जनरल होते हैं ना तो 60 डिग्री निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना, इसलिए या तो हर बार इक्विलेटरल ट्राइंगल हम नहीं बना पाते, ठीक है, उस तरीके से। सो आइसोसेलेस ट्राइंगल का भी बहुत हेल्प होता है कि वो जनरल ट्राइंगल में ज़्यादा हेल्प करता है। भाई ये जनरल ट्राइंगल था, अभी इसमें मैंने एक 90 गिराया है, तो जो इस तरफ का पार्ट होगा 90 के, वही इस तरफ पार्ट ड्रॉ करूंगा तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ है ये, है ना। सो ये इस तरीके से, तो मैंने ये इसी तरीके से सोचा हुआ है कि डी एफ को अगर मैं आगे प्रोसीड करूँगा तो मेरे को ये एक ट्राइंगल मिल जाएगा जिसमें ई एफ को मैंने यहाँ पे एक तरीके से आप सोच सकते हो ट्रांसपोज किया है, उठा के रखा है, उसकी इमेज रखी हुई है इस लाइन के रिस्पेक्ट में। ये मिरर है ई डी, और इसके रिस्पेक्ट में मिरर इमेज बनाई है किसकी, ई एफ की। रिफ्लेक्शन आप बोल सकते हो, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ई एफ का रिफ्लेक्शन आया है ई एफ डैश पे, और ये आ गया। अभी सेम चीज़ को आप बोल सकते हो रोटेशन, कि मैंने इस वाले ट्राइंगल को, कौन से वाले ट्राइंगल को, डी एफ, ये वाला ट्राइंगल डी एफ सी, ये वाला ट्राइंगल को रोटेट किया है किससे, अगर ये थीटा है तो 180 माइनस थीटा से, 180 माइनस थीटा से रोटेट किया है। तो ये सी पॉइंट उठ के आ गया है बी पे, ये सी पॉइंट उठ के कहाँ पे आ गया है, बी पे, है ना। और ये एफ पॉइंट उठ के कहाँ पे आ गया है मेरा, एफ डैश पे, ठीक है। आपको समझ में आएगा होपफुली, है ना। सो ये क्या है, पूरा फिगर, ये पूरा फिगर ऐसा करके रोटेट होके आया है यहाँ पे, ठीक है। सो एक तरीके से रोटेशन भी है कि आप इसको सोच सकते हो कि हाँ मैंने इस फिगर को, जो पार्ट दूर था बीई से दूर था एफ सी एफ वाला, उसको मैंने रोटेट करके वापस एक ट्राइंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि ये क्वेश्चन की मांग है, ठीक है ना। ये आप तभी आप इसके बारे में कुछ सोच सकते हो जब ये आपके एक ट्राइंगल के पार्ट बन रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा था। ये बहुत ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है हमने, सब बातें की हुई हैं, पर मेरे ख्याल से होपफुली आपको समझ में आया हो कि क्या किया है हमने, ठीक है ना इसमें। ओके, ठीक है। और भी देखते हैं अपन एक आध कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर सीक्वेंसेस सीरीज से भी एक आध क्वेश्चन लेते हैं ना, वो थोड़ा सा नया टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम के लिए जय हिंद।